नमस्कार। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूं गैसों के आचरण का भाग 3। इसमें हमें गैस समीकरण क्या है ये सीखना है। आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस किन्हें कहते हैं वो समझना है। मोलर आयतन क्या है जिसके बारे में हम चर्चा इसके पहले भी कर चुके हैं मोल की धारणा में, उसको एक बार फिर से देख लेंगे। और अंत में हम देखेंगे गणितीय प्रश्न कैसे किए जाते हैं गैस समीकरण के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो गैस समीकरण की सबसे पहले तो व्याख्या समझ लें। देखिए, हमने इसके पहले दो नियम सीखे हैं। एक था बॉयल का नियम और दूसरा था चार्ल का नियम। अब याद कीजिए, बॉयल के नियम में सबसे पहले तो ये याद रखिए कि चार भौतिक राशियां हैं किसी भी गैस के आचरण को समझने के लिए। कौन कौन सी चार राशियां थी? सबसे पहले तो था दबाव, उसके बाद था आयतन, फिर था तापमान, और सबसे जरूरी जो था वो था परिमाण, जिसको हम लोग दो तरीके से दिखा सकते थे। एक तो था परिमाण मात्रा के आधार पे दिखा दें, या तो फिर मोल के आधार पे दिखा दें। ठीक है। तो हमने बॉयल और चार्ल के नियम में हमेशा ही देखा है कि परिमाण को तो हम लोग स्थिर कर देते हैं। अब बॉयल के नियम में हम क्या करते थे? सबसे पहले तो बॉयल का नियम अगर मैं साधारण बहुत छोटे में अगर लिखना चाहूं तो बॉयल का नियम मैं ऐसे लिख दूंगा। मतलब क्या हो गया? मतलब अगर किसी निश्चित मात्रा की गैस को लिया जाए तो उस पर लगने वाला दबाव उसके आयतन का विलोमानुपाती होता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि तापमान स्थिर होना चाहिए। ठीक है। तो ये है बॉयल का नियम। इतने में आपके बॉयल का नियम आ गया। तो परिमाण तो स्थिर है पहले से, उसके साथ साथ आपने तापमान को स्थिर कर दिया, और फिर आप देखेंगे कि आयतन और दबाव में किस तरह से संबंध बन रहा है। आप देखेंगे कि दबाव बढ़ने पर आयतन घट जाता है, दबाव घटने पर आयतन बढ़ जाता है। मतलब विपरीत संबंध है एक दूसरे का। एक को बढ़ाने पर दूसरा घटने लगता है। तो इसलिए इसको विलोमानुपाती संबंध कहते हैं। चार्ल का नियम क्या कहता है? चार्ल का नियम कहता है कि किसी भी गैस का, निश्चित मात्रा के गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है, लेकिन यहां पे शर्त क्या है? यहां पे शर्त यह है कि दबाव स्थिर रहना चाहिए। यह हो गया। और ये तापमान क्या था? परम तापमान था, है ना, केल्विन स्केल का तापमान था। तो ये हो गया चार्ल का नियम। इन दोनों में ही परिमाण को हमने स्थिर रखा था। अब हमें गैस समीकरण देखना है, और ये मजेदार बात यह है कि गैस समीकरण बॉयल और चार्ल के नियम का सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप मतलब, देखिए, हम लोग कभी भी कोई गैस अगर एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका तापमान हमेशा स्थिर रहे, और यह भी जरूरी नहीं है कि उसका दबाव स्थिर रहे। ऐसा हो सकता है कि दबाव, आयतन, तापमान तीनों एक साथ बदल रहे हैं। ठीक है। केवल उस गैस का परिमाण ही स्थिर है, बाकी तीनों एक साथ बदलने लगे। तो ऐसे में हम लोग किस प्रकार से फिर गैस के आचरण को समझेंगे? तो ऐसी अवस्था के लिए हमें गैस समीकरण की जरूरत पड़ती है। मतलब बॉयल का नियम सिर्फ और सिर्फ सीमित रहता है जब आयतन और दबाव की बात कर रहे थे, लेकिन तापमान को स्थिर रखा जा रहा था। चार्ल का नियम सीमित रहता है सिर्फ और सिर्फ आयतन और तापमान तक ही, जब दबाव को स्थिर रखा जा रहा था। लेकिन अगर तीनों में से किसी को भी स्थिर नहीं रखा जाए, केवल परिमाण को स्थिर रखा जाए, तो फिर हम लोग गैस के आचरण को कैसे व्यक्त करेंगे? उसके लिए गैस समीकरण है। और गैस समीकरण बनाने के लिए हमें दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। दोनों की मदद मतलब दोनों नियमों की, बॉयल और चार्ल के नियमों की। तो गैस समीकरण असल में बॉयल और चार्ल के नियमों का सम्मिलित रूप है। ठीक है। तो और जिससे कि हम लोग किसी भी निश्चित मात्रा के गैस के दबाव, आयतन और तापमान के बीच का संबंध देखते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया? गैस समीकरण सम्मिलित रूप है बॉयल के नियम का और चार्ल के नियम का, और गैस समीकरण में हम लोग इन तीनों के बीच का संबंध देख रहे थे। याद रखिए, बॉयल के नियम में सिर्फ आयतन और दबाव में संबंध देखते हैं,
चार्ल के नियम में आयतन और तापमान में संबंध देखते हैं। यहां पे तापमान नहीं है, मतलब तापमान क्या है, स्थिर है। यहां पे दबाव नहीं है, मतलब दबाव क्या है, स्थिर है। लेकिन अगर तापमान, दबाव और आयतन में से कोई भी स्थिर ना रखा जा पाए तो उनके बीच का संबंध हम लोग गैस समीकरण द्वारा देखेंगे। ठीक है, और गैस समीकरण को कैसे हम लोग पता लगाएंगे, गैस समीकरण को पता लगाएंगे बॉयल और चार्ल के नियम के को इकट्ठा करके, उनको सम्मिलित करके। तो इतना आप समझ गए हैं, तो देख लेते हैं कि जो समीकरण, यहां पे गैस समीकरण की बात हो रही है, कि जो समीकरण किसी निश्चित मात्रा वाले, देखिए इंपॉर्टेंट है, निश्चित मात्रा मतलब मात्रा को हम लोग नहीं बदल रहे, निश्चित मात्रा वाले गैस के आयतन, दबाव तथा परम तापक्रम में संबंध व्यक्त करता है, उसे गैस समीकरण कहते हैं। मतलब मैंने जैसा आपको समझाया कि आयतन, दबाव और तापमान, और सही बात क्या है, परम तापमान। ठीक है, कभी भी स्मॉल टी अगर मैं लिखूंगा, आपको स्मॉल टी लिख के दिखाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो डिग्री सेल्सियस में है, और अगर कैपिटल टी में लिख के बात हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि वो केल्विन तापमान यानी परम तापमान की बात हो रही है। ठीक है, तो गैस समीकरण क्या है, वो समीकरण है जो निश्चित मात्रा वाले गैस के आयतन, दबाव और परम तापमान के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। अब ये गैस समीकरण कैसे मिलता है, गैस समीकरण बॉयल तथा चार्ल के नियमों के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो इतना समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर गैस समीकरण को अब हम लोग देखेंगे कि ये गैस समीकरण कैसे बनता है, कैसे निकलता है। तो उसके लिए हमने पिछले ही स्लाइड में सीखा है कि गैस समीकरण क्या है, गैस समीकरण बॉयल और चार्ल के नियम का सम्मिलित रूप है। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम ये कहता है कि किसी भी गैस का, जो कि निश्चित मात्रा वाली गैस है, जिसके मात्रा को हमने स्थिर करके रखा है, उस गैस का आयतन उसके दबाव के विलोमानुपाती होता है। कब, जब तापमान स्थिर रहेगा। चार्ल का नियम क्या कहता है, चार्ल का नियम यह कहता है कि किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन उसके तापमान के, परम तापमान के समानुपाती होता है, जब उस गैस पर लगने वाला दबाव स्थिर रहेगा। ठीक है, अब अगर आयतन, दबाव और तापमान तीनों साथ साथ बदल रहे हों, तीनों में साथ साथ बदलाव आए, तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि अगर तीनों में साथ साथ बदलाव आता है तो मैं इन दोनों को, ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है, मतलब V विलोमानुपात P और V समानुपात T, इन दोनों को मिला देता हूं आपस में। ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे, देखिए V यहां पर क्या है, अनुपात वाला चिन्ह है। अब अनुपात वाला चिन्ह कर देने के बाद देखिए, V समानुपात था T के, लेकिन V साथ ही साथ विलोमानुपात में भी है P के। क्यों, क्योंकि मैंने गैस समीकरण बनाया है और गैस समीकरण में कोई भी स्थिर नहीं है। तो अगर कोई भी स्थिर नहीं है तो मुझे बॉयल के नियम पर जो हो रहा है, जो घटना घट रही है, मतलब कैसी घटना, कि अगर दबाव बढ़ाया जाए तो आयतन घट जाएगा, ये वाली घटना। और चार्ल के नियम में जो घटना घट रही है, मतलब तापमान बढ़ाया जाए तो साथ ही साथ आयतन भी बढ़ेगा। इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक गैस में अगर मैं तापमान को बढ़ाता हूं तो आयतन को बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं उस पर दबाव बढ़ाता हूं तो आयतन को घट जाना चाहिए। इन दोनों ही चीजों को एक साथ लगा दें तो एक नया एक नया ही समीकरण निकल के आता है, जहां पर हमें V के साथ अनुपात में T बटा P दिखता है। अब जैसा कि हमने सीखा है कि जब भी इस तरह का अनुपात चिन्ह रहेगा, इसको हटाने के लिए, इस भेद चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक क्या लाना पड़ता है, एक स्थिर संख्या लानी पड़ती है। तो वो स्थिर संख्या हर बार की तरह हम लोग यहां पर K लिख देते हैं। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, इस P को इधर लेके जाएंगे। देखिए ये P इधर भाग है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो PV बराबर KT ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्थिरांक तो है, ये स्थिरांक है, लेकिन ये स्थिरांक गैस की मात्रा पर आधारित है, गैस की मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब के एक ऐसा स्थिरांक है जो गैस की मात्रा पर निर्भर कर रही है, ठीक है, मतलब उसके परिमाण पर निर्भर कर रही है। अगर पूर्ण रूप से सही सटीक रूप से बोला जाए तो के एक ऐसा स्थिरांक है जो गैस के परिमाण पर निर्भर कर रही है। अब पीवी बराबर केटी हम जैसे ही लिखेंगे तो ये हमारा हो गया गैस समीकरण, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, इसको अगर बदल दें तो पीवी बटा टी करेंगे तो हमें के का मान भी मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए यहां पर हमें समझ में यह आता है कि किसी भी गैस की निश्चित मात्रा को लेंगे, अगर एक गैस ले लिया जाए इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर भरा हुआ गैस निश्चित मात्रा की गैस होगी। क्यों? क्योंकि अब इस बॉक्स के अंदर हम अलग से गैस डाल नहीं रहे हैं और इस बॉक्स में कहीं पे छेद भी नहीं है कि गैस यहां से बाहर जा सके। तो इस गैस के अंदर जो बंद इस बॉक्स के अंदर जो गैस बंद है उसकी मात्रा या परिमाण स्थिर हो गया। अब इस परिमाण को स्थिर करने के बाद इस गैस के दबाव, आयतन और तापमान को अगर हम लोग देखें और देखने के बाद अगर हम लोग दबाव और आयतन का गुणनफल निकालें और उसको तापमान से, परम तापमान से भाग दे दें तो हमें के का मान इस गैस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो गैस के समीकरण के लिए हम लोग इतना समझ चुके हैं। क्या क्या किया हमने? हमने बॉयल के नियम को देखा, हमने चाल के नियम को देखा और फिर उन दोनों को मिला दिया। उन दोनों को मिलाने पर हमें यह मिल गया और जैसे ही ये समीकरण मिल गया हमने इस समानुपात को हटाने के लिए स्थिर संख्या ला के यहाँ पे बैठा दिया। और स्थिर संख्या क्या है? गैस की मात्रा पर निर्भर करती है। फिर इसको कुछ नहीं, ये जैसे मैथ करते हैं, इधर पी भाग में है तो इधर लेके गए पीवी बराबर के टी, और फिर इसको हमने कहा कि ये हमारा गैस समीकरण है और यहां से के का मान निकालना है तो पीवी बटा टी बराबर के, ठीक है। तो किसी भी गैस की निश्चित मात्रा को कहीं पे जमा कीजिए और उसके दबाव और आयतन को गुणा करके उसके तापमान के साथ भाग दे दीजिए। शर्त क्या है? परम तापमान, ठीक है। परम तापमान के साथ भाग देंगे, डिग्री सेल्सियस वाले तापमान को नहीं, परम तापमान यानी केल्विन वाला तापमान, उसको भाग देंगे तो हमें के का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि देखिए बॉयल तथा चार्ट के सम्मिलित रूप को गैस समीकरण कहते हैं, ये तो हमने सीख लिया। अब माना निश्चित मात्रा वाले गैस का दबाव कितना है? P। ये हम लोग मान रहे हैं कि कोई भी एक निश्चित मात्रा वाले गैस को ले लिया हमने जिसका दबाव है P, उसका आयतन है V तथा परम तापमान क्या है? T। अगर ऐसा है तो बॉयल के नियम अनुसार क्या होगा? V विलोमानुपात P होता है जहां पर T स्थिर है, जैसा कि मैंने आपको करके बताया था। ठीक उसी तरह से चाल के नियम अनुसार V समानुपात T होता है जहां पे P स्थिर है। लेकिन अगर ये स्थिर नहीं रह पाए तो T और P स्थिर नहीं रह पाए और तीनों साथ साथ बदल रहे हैं, आयतन, दबाव और तापमान तीनों साथ साथ बदल रहे हैं, अतः तापक्रम तथा दबाव में साथ साथ परिवर्तन, देखिए तापक्रम भी स्थिर नहीं है, दबाव भी स्थिर नहीं है, साथ साथ परिवर्तन होने पर कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? तो हम देखते हैं कि यहां पर तो दिख रहा है कि V समानुपात T है, तो इसलिए V समानुपात T तो होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर P भी बदलता रहे तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि V तो P के विलोमानुपात में है, तो इसलिए P नीचे बैठ गया। मतलब कुछ नहीं, ये दोनों एक साथ में हमने इस तरह से लिख दिया। और जैसे ही हमने इसको एक साथ में लिख दिया तो अब ये जो समानुपात चिन्ह है या भेद का चिन्ह है इसको हटाना है, और इसको हटाने के लिए हमें एक स्थिर संख्या लानी पड़ेगी जो क्या है? जो है के। और ये के क्या है? ये गैस की मात्रा पर निर्भरशील स्थिरांक है, ठीक है। तो अब क्या किया था हमने? P को इधर ला लिया था, तो देखिए पीवी बटा टी बराबर के निकल आया। समझ में आ रही है बात? तो किसी भी गैस के दबाव और आयतन को गुना करके उसके परम तापमान के साथ भाग दे देंगे तो हमें के का मान मिल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने ये देख लिया कि निश्चित मात्रा की गैस लिया था,
ले लिया था। इस तरह से एक बॉक्स के अंदर हमने इस तरह से निश्चित मात्रा के गैस को भर लिया और उस गैस के दबाव, आयतन और तापमान को हमने एक जगह पे लिख लिया। अब हम लोग इसके दबाव और आयतन को गुणा करते हैं और परम तापमान के साथ भाग देते हैं तो K मिल जाता है। अब थोड़ा सोचिए, मैं अचानक से इसके P, V और T में थोड़ा बदलाव लाता हूं। मान लेते हैं नया एक दबाव इस पर डाल दिया मैंने, ठीक है। नया एक दबाव जैसे ही डाला उस हिसाब से इसका आयतन भी जरूर बदलेगा, V तो नहीं रहेगा। P को जैसे ही बढ़ाऊंगा तो V क्या हो जाएगा, याद करिए बॉयल का नियम। P को जैसे ही यहां पे चारों तरफ से दबाइए, इसको, इस बॉक्स को दबाइए तो ये बॉक्स छोटा होने की कोशिश करेगा। छोटा होने की कोशिश करेगा मतलब इसका आयतन घटने लगेगा, और इसका आयतन घटने लगेगा मतलब नया आयतन कुछ आएगा। और जब आयतन में बदलाव आता है तो आयतन समानुपात होता है तापमान के। इसका मतलब क्या हुआ, जरूर आयतन बदला है तो तापमान भी तो बदलना चाहिए, तो नया कुछ एक तापमान निकल गया। अब इस हालत में ये जो गैस में ये बदलाव लाया है हमने, लेकिन गैस की मात्रा को नहीं बदली है, सिर्फ उसके दबाव, आयतन और तापमान को बदला है। इस हालत में अगर मैं इन दबाव और आयतन का गुणा करके फिर से तापमान को भाग दे दूं तो भी मुझे यही K का मान मिलेगा, अलग K का मान नहीं मिलेगा। अगर मैं कुछ और ही दबाव लाता हूं, P1 नहीं लाता हूं, कुछ और दबाव P2 लाता हूं, तो P2 के हिसाब से नया आयतन निकलेगा V2 और नया तापमान भी मिल जाएगा T2। तो यहां पे भी हमें यह देखने को मिलता है कि P2 V2 बटा T2 करेंगे तो फिर से K मिल जाएगा। इसका मतलब जैसे बॉयल का समीकरण हमें ये दे रहा था, याद कीजिए, चार्ल्स का समीकरण हमें ये दे रहा था ये वाला, ठीक उसी तरह से गैस समीकरण हमें ये दे रहा है। ये एक स्थिर संख्या थी, यहां पर भी एक स्थिर संख्या मिली, और गैस में कितना भी बदलाव लाएं, अगर वो निश्चित मात्रा वाली गैस है तो यहां पर भी हमें ये स्थिर संख्या K ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने गैस समीकरण के लिए किस तरह से एक गैस की निश्चित मात्रा में हमेशा आयतन और दबाव का गुणनफल उसके परम तापमान के साथ भाग देखें तो वो हमेशा ही स्थिर संख्या निकलती है, ये हमने देख लिया। अब यहां पर अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अर्थात जो हमने पिछली बार देखा था, पिछली बार यानी पिछले स्लाइड में देखा था कि PV बटा T बराबर K होता है, तो उससे हमें क्या निकला, निष्कर्ष निकलता है हमारे लिए कि अर्थात यदि निश्चित मात्रा वाले किसी गैस का, देखिए मात्रा को निश्चित रख के, किसी गैस का दबाव, आयतन तथा तापमान क्रमशः P1, V1 तथा T1 हो एवं बाद में बदल कर क्रमश P2, V2 तथा T2 हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2 बराबर K होता है, ठीक है। ये सिर्फ दो बदलाव पे नहीं रुकना है हमें, मतलब ये तो मैंने इसको आपको समझने के लिए, ये जैसा कि मैंने बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम में बताया था कि ये n संख्या में ये बदलाव आप ला सकते हैं। P3 V3 T3 मतलब ये दबाव को और एक बार अलग ही दबाव पे लेके जाइए, P4 V4 T4, इस तरह से आप बदलते रहिए, कितना भी बदलिए उसका मान हमेशा ये K ही रहेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि निश्चित मात्रा वाले आदर्श गैस के लिए दबाव, आयतन तथा तापमान में संबंध सर्वदा PV बटा T बराबर K होता है।
हम लोग यहाँ पर आदर्श गैस की बात कर रहे हैं। आदर्श गैस क्या है, हम लोग इसके पिछले क्लास में भी हम लोग उसकी बात कर चुके हैं, इस क्लास में भी उसकी बात करेंगे। तो आदर्श गैस जब रहेगा तो हम देखेंगे कि हमेशा ही आयतन और दबाव का गुणनफल उसके परम तापमान के साथ भाग देंगे तो वो हमेशा स्थिर यानी के निकलेगा। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने टी को इस तरफ भेज दिया, तो पीवी बराबर के टी, ये मैंने कहा था कि ये गैस समीकरण है, इसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट समीकरण है। तो पीवी बराबर के टी ये गैस समीकरण है। अब याद करिए मैंने कहा था कि ये के जो है ये निर्भर करता है गैस की मात्रा या सही बात कही जाए तो गैस के परिमाण पर निर्भर करता है। और परिमाण को हम लोगों ने, मैंने कहा था कि दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो मात्रा या तो फिर मोल। अब यहां पर के अगर गैस के परिमाण पर निर्भर कर रहा है तो के की जगह पे हम ये बैठा सकते हैं, मतलब के की जगह पे n गुना आर बैठा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अचानक n गुना आर यानी छोटा n और कैपिटल आर बड़ा वाला आर कैसे आ गया। तो ये n जो है ना, ये n असल में गैस में कितना मोल, कितने मोल का गैस लिया है आपने, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, कितने मोल का गैस लिया है, वो मोल की संख्या ये है। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इस स्थिरांक के बारे में हम लोग आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक स्थिरांक है। ठीक है, ये एक स्थिरांक है जो कि जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अतः गैस समीकरण से यह ज्ञात होता है, यहां से यह ज्ञात हुआ कि यह ज्ञात होता है कि निश्चित मात्रा वाले गैस के दबाव तथा आयतन का गुणनफल उसके तापमान का समानुपाती होता है ना। क्योंकि ये के अगर स्थिर है तो इसको आप हटा दीजिए इस समीकरण से, तो फिर से ये समानुपात चिन्ह यहां पे आ जाएगा, है ना। के समानुपात चिन्ह को हटाने के लिए सूत्र में आया था, अगर के को मैं फिर से सूत्र से बाहर निकाल लूं तो ये बराबर चिन्ह यहां से चला जाएगा और वहां पे उसकी जगह पे ये समानुपात चिन्ह आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, P यानी दबाव और आयतन का गुणनफल समानुपाती हो जाएगा T के। ठीक है, तो ये गैस समीकरण से हमें समझ में आता है। अब K का मान, उसके बारे में हमने क्या किया था कि समीकरण 1 में अगर K बराबर n गुना R हम बैठा दें, अगर K बराबर n गुना R होता है, जहां पे n क्या है, n मोल है, कितना मोल गैस का लिया गया है उस बारे में बात हो रही है। और R क्या है, R है सार्वत्रिक गैस नियतांक, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैंने कहा है आपको कि इसके बारे में हम लोग आगे के क्लासों में चर्चा करेंगे। तो इसको सिर्फ आप अभी के लिए ध्यान में रखिए, नाम याद रखिएगा और अभी के लिए ध्यान में रखिए कि ये एक स्थिरांक है। अब कुछ नहीं करना है, इस के को यहां पे बैठाना है। इस के को जैसे ही यहां पे बैठाएंगे तो के का मान समीकरण 1 में जैसे ही बैठाया गया, पीवी बराबर के की जगह पे n गुना आर बैठा देते हैं तो nRT हो गया। और ये समीकरण भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासों में, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इस समीकरण तक कैसे पहुंच रहे हैं, आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस क्या है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। आदर्श गैस वे सारे गैस हैं जो बॉयल और चार्ड के नियम का सम्मिलित रूप से पालन करते हैं। ठीक है, तो सम्मिलित रूप से पालन करते हैं। और वास्तविक गैस क्या है, जो बॉयल और चार्ड के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो बहुत आसान है। अब आदर्श गैस अगर बॉयल और चार्ल के नियम का सम्मिलित रूप से पालन करते हैं, और याद कीजिए बॉयल और चार्ल के सम्मिलित रूप को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, या तो फिर ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, ये गैस समीकरण हो गया। तो इसका मतलब
वे सारे गैस जो गैस समीकरण को का पालन करेंगे या बॉयल और चार्ल्स के नियम का इकट्ठा पालन करेंगे, उन्हें हम आदर्श गैस कहेंगे। और वास्तविक गैस कौन है? वे सारे गैस जो इन दोनों नियमों का पालन नहीं करेंगे। अब पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आदर्श गैस क्या है। आदर्श गैस पिछले क्लास में हमने, याद कीजिए, परम शून्य तापमान के बारे में बात की थी और वहां पे हमने कहा था कि परम शून्य तापमान को पाना संभव नहीं है। ऐसा तब हमने उसके पीछे कुछ कारण देखे थे। उसके पीछे का एक कारण और भी था और वो ये है कि ये जो आदर्श गैस है ये केवल हमने थियोरेटिकली बनाया है। मतलब ये प्रकृति में आदर्श गैस, कोई आदर्श प्रकृति में कुछ होता नहीं है, इसको हमने हमारे पढ़ाई की सुविधा के लिए बनाया है। तो आदर्श गैस एक कल्पना है, लेकिन वास्तविक गैस कौन है? वे सारे गैस जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वे सारे के सारे आदर्श गैस, वास्तविक गैस है। मतलब आप जिस भी गैस का नाम लेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, जो भी गैस आप हमें पता है, हमारे प्रकृति में प्रयोगशाला में जो भी गैस बनाएंगे या कुछ भी आप गैसीय रूप में आपको मिलेगा, वो वास्तविक गैस है। वास्तविक, जाहिर सी बात है, वास्तविक नाम से ही पता चल रहा है कि ये वास्तव में होता है। आदर्श गैस वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वे गैस जो संयुक्त रूप से बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, तो अब तक प्रकृति में कोई भी ऐसा गैस नहीं पाया गया है जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का संयुक्त रूप से पालन कर पाए। तो इसलिए आदर्श गैस एक सैद्धांतिक कल्पना है, मतलब एक थियोरेटिकल इमेजिनेशन या थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, जिसको पढ़ाई के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। पेन पेपर में ही वो आदर्श गैस हम लोग उसको देख सकते हैं, आदर्श गैस प्रकृति में नहीं देख सकते हैं। तो अब आदर्श गैस अगर ये है तो वास्तविक गैस कौन है? वे गैस जो समीकरण PV बराबर KT यानी गैस समीकरण का पालन पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, उन्हें वास्तविक गैस कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आदर्श गैस इस समीकरण का पालन करते हैं, तो वे सारे गैस जो इस समीकरण का पालन नहीं करेंगे वास्तविक गैस होंगे। और कौन वास्तविक गैस है? प्रकृति में परिचित सभी गैस वास्तविक गैस है। तो इस तरह से आदर्श गैस और वास्तविक गैस हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन क्या है समझ लेते हैं। अब मोल की धारणा सीखते समय हम लोगों ने मोलर आयतन की बात की थी। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि मोलर, एक बार फिर से उसकी चर्चा करेंगे। चर्चा में बढ़ने से पहले एक बात फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि एक मोल मतलब ही होता है 1 ग्राम अणु। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये ग्राम और हमारे मात्रा वाले ग्राम से, तो मैंने आपको याद दिलाने, हमेशा मोल की धारणा पढ़ाते समय ही बताया था कि ग्राम के पीछे 7 अणु लिखा रहेगा, तो इसको आप मात्रा बिल्कुल ना समझे। ग्राम के पीछे 7 में अगर आपके परमाणु लिखा रहेगा तो इसको भी आप मात्रा बिल्कुल ना समझे, इसको साथ में पढ़े। ठीक है, ग्राम अणु, ग्राम परमाणु आप साथ में पढ़िएगा। ठीक है, तो अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मोल की धारणा फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो यहां से एक बात साफ है हमारे लिए कि 1 मोल मतलब 1 ग्राम अणु। ठीक है, या तो फिर जहां पे परमाणुओं की बात हो रही है तो 1 ग्राम परमाणु, हमेशा याद रखिएगा। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, मोलर आयतन क्या है। अगर हम लोग निश्चित मात्रा के किसी गैस को ले लें, हमेशा निश्चित मात्रा के गैस को, ठीक है, निश्चित मात्रा के गैस को एक जगह पे लेकर अगर हम लोग देखें कि 1 मोल, निश्चित मात्रा मतलब
देखिए उसका मोल हमने फिक्स कर दिया। अब ये 1 मोल हो गया है तो इसका कभी 2 मोल नहीं होगा, 3 मोल नहीं होगा, इसको हम लोग उसी 1 मोल पे रखेंगे। तो 1 मोल का कोई भी गैस आप ले रहे हैं और अगर उसका दबाव और उसका दबाव और तापमान स्थिर है, उसका दबाव और तापमान स्थिर है, तो जो आयतन ये गैस देगा उसको बोलते हैं मोलर आयतन उस गैस का। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप गैस के परिमाण को निश्चित कीजिए, मतलब कितना गैस लीजिए, 1 मोल का गैस लीजिए। गैस लेने के बाद परिमाण को स्थिर कर दिया, अब उसके दबाव और तापमान को स्थिर कर दीजिए। जैसे ही आपने दबाव और तापमान को स्थिर कर दिया तो उसका जो आयतन आपको मिलेगा, उस गैस का जो आयतन मिलेगा उसको मोलर आयतन कहते हैं। मतलब सीधी भाषा में 1 मोल का कोई भी गैस आप किसी जगह पे जमा कीजिए जिसका दबाव और तापमान आपने नहीं बदला है, तो वो गैस जितनी जगह ले रहा है उस जगह के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। अब मैंने आपको अभी समझाया कि 1 मोल मतलब 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम परमाणु होता है। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल गैस यानी 1 ग्राम अणु गैस। तो अगर मैं मोलर आयतन की परिभाषा फिर से बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 ग्राम अणु गैस, इस तरह से बोल सकते हैं कि स्थिर दबाव तथा तापमान पर 1 ग्राम अणु गैस द्वारा घेरे गए आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। देखिए आपकी परिभाषा बन गई। या तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि स्थिर दबाव तथा तापमान पर 1 मोल गैस द्वारा घेरे गए आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। तो मोलर आयतन क्या है हमने समझ लिया। तो देखिए, निश्चित दबाव को स्थिर कर दिया और तापमान दोनों ही स्थिर है, निश्चित दबाव और तापमान दोनों ही स्थिर है। निश्चित दबाव और तापमान पर किसी गैस का 1 मोल मतलब 1 ग्राम अणु भार जो आयतन घेरता है उसे, मतलब किसे, जो आयतन घेर रहा है उसे गैस का मोलर आयतन कहते हैं, या तो फिर ग्राम अणु आयतन कहते हैं। मोलर आयतन यानी ग्राम अणु आयतन, मोल यानी ग्राम अणु। ठीक है, तो ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो हमने क्या कहा, मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन क्या है? निश्चित दबाव और तापमान पर किसी गैस के 1 मोल जो भी आयतन घेरेगा उसे गैस का मोलर आयतन कहेंगे। अगर ग्राम अणु में आपको परिभाषा देनी है तो निश्चित दबाव और तापमान पर किसी गैस का 1 ग्राम अणु भार जो आयतन घेरेगा उसे गैस का ग्राम अणु आयतन कहते हैं। तो ये तो हमारे लिए साफ हो गई बात। अब ये मोलर आयतन को हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं, कैपिटल V के नीचे में छोटा सा एक m, स्मॉल m लिखते हैं। तो इससे हमें मोलर आयतन चिन्हित करने में सुविधा होती है। अब एक छोटा सा सवाल देखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास 5 मोल गैस है, इस गैस का दबाव और तापमान दोनों ही स्थिर है और 5 मोल गैस का जो आयतन है वो मान लेते हैं 20 सीसी है। ठीक है, तो इस गैस का मोलर आयतन कितना होना चाहिए? तो आप सीधा सीधा इस परिभाषा पर ध्यान दीजिए। अगर 5 मोल गैस का आयतन दिया गया है तो आपको कितने मोल का आयतन निकालना है? 1 मोल का, और वो आयतन जो निकलेगा वही तो आपका मोलर आयतन है। तो इसका मतलब 5 मोल गैस का अगर 20 सीसी आयतन होता है तो 1 मोल गैस का 20/5 यानी 4 सीसी आयतन होगा, और ये जो आयतन है यही हमारा मोलर आयतन है। अब देखिए इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए।
और यहाँ पे मोल की संख्या को ध्यान दीजिए। हमने थोड़ी देर पहले मोल की संख्या को दर्शाने के लिए स्मॉल एन का उदाहरण लिया था, स्मॉल एन द्वारा व्यक्त किया था। याद कीजिए, कैपिटल के बराबर स्मॉल एन गुणा कैपिटल आर। तो हमने कहा था कि ये जो है ये गैस के कितने मोल उपस्थित है वो दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 5 है इसको मैं स्मॉल एन लिख सकता हूं। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि स्थिर दबाव तथा तापमान पर अगर n मोल गैस का आयतन V है तो गैस का मोलर आयतन Vm बराबर ये जो कैपिटल V है वो बटा स्मॉल n होना चाहिए। वही तो हमने किया है यहां पर, है ना। ये 5 था और ये 20 था, तो 20/5 करके ही तो Vm यानी 4 cc निकाला था हमने। तो बात आपकी समझ में आ रही है कि अगर हमें दिए गए किसी भी गैस का मोलर आयतन निकालना है तो हमें उसके मोल का पता होना चाहिए। तो वो जो भी आयतन है उससे आप भाग देंगे तो उसका मोलर आयतन निकल आएगा। तो इस तरह से हमें मोलर आयतन जो दर्शाया जाता है वो पता है कि Vm द्वारा दर्शाया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि यदि निश्चित दबाव तथा तापमान पर n मोल का किसी गैस का आयतन V हो तो उसका जो 1 मोल का गैस का आयतन है वो V/n होगा। यानी मोलर आयतन Vm बराबर V/n होना चाहिए। तो ये हमारे लिए मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन की चर्चा हो गई। अब हम लोग एक छोटी सी लाइन को याद करते हैं। याद कीजिए, मोल की धारणा समझाते समय मैंने आपको क्या कहा था? साधारण तापमान तथा दबाव या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, साधारण तापमान तथा दबाव को इस तरह से दर्शाया जाता है। इस इस साधारण तापमान तथा दबाव पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है, उसके 1 मोल का आयतन, याद रखिए, उसके 1 मोल का आयतन कितना होता है? उसके 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, अगर लीटर में दिखाया जाए तो। और अगर सीसी में दिखाया जाए तो 22,400 सीसी। अगर एनटीपी एसटीपी के बारे में जानना है तो मोल की धारणा को एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो क्या है? साधारण तापमान तथा दबाव पर सभी गैसों का, सारे के सारे गैस, दुनिया के जितने गैस है सब इकट्ठा कर लीजिए और उनको उनका 1 मोल का आयतन अगर आप निकालेंगे तो वो आयतन कितना निकलेगा? 22.4 लीटर निकलेगा, या तो फिर 22,400 सीसी निकलेगा। ठीक है, तो ये चर्चा हमारे असल में मोल की धारणा में बहुत विस्तार से हुई है। तो यहाँ पे इसके पीछे ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और गणितीय प्रश्न देखते हैं। गणितीय प्रश्न किस पर? हमारे गैस समीकरण पर आधारित गणितीय प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। देखिए, निश्चित मात्रा वाले गैस का, यानी मात्रा क्या हो गई? निश्चित हो गई। पढ़ते पढ़ते ही आप इसको बना लीजिए। ठीक है, मात्रा निश्चित या स्थिर हो गई। निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 1000 सीसी है। ठीक है, देखिए तापमान दिया गया है वो भी किस में? डिग्री सेल्सियस में। और आयतन दिया गया है वो सीसी में है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और जबकि दबाव गैस का कितना है? तो निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 1000 सीसी है, जबकि दबाव 760 मिलीमीटर है। गैस पर दबाव 950 मिलीमीटर तथा आयतन 400 सीसी हो जाने पर, यहाँ पे पर होगा, गैस का तापमान कितना होगा?
गैस का तापमान कितना होगा, यानी T2 निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे सारी की सारी जानकारी आपको दी गई है जो जो आपको चाहिए। सबसे पहले मैंने लिख लिया है, मात्रा तो स्थिर है, वो हमने यहां पे लिख दिया है। अब शुरुआत में गैस का जो T1, V1 और P1 था, वो मतलब प्राथमिक अवस्था, उसको हमें लिख देना है। प्राथमिक अवस्था गैस की क्या थी? तो प्राथमिक अवस्था में सबसे पहले आप V1 यहां पे लिख दीजिए, कितना है 1000 सीसी। उसके बाद P1 कितना है 760 मिलीमीटर, और T1 दिया नहीं है, स्मॉल T1 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब 27 डिग्री सेल्सियस के साथ आपको 273 जोड़ना पड़ेगा और आपको मिलेगा 300 केल्विन। यह है प्राथमिक अवस्था। और अंतिम अवस्था क्या है गैस की? अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है V2। जो नया आयतन निकला है वो है 400 सीसी। P2 जो नया दबाव वो है 950 मिलीमीटर, और हमें T2 का मान पता लगाना है। ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिए कि यहां पे तीनों बदल रहे हैं, तीनों। तो इसका मतलब यहां पर हमें बॉयल और चाल का नियम तो उससे काम नहीं बनेगा, हमें यहां पे गैस समीकरण लगाना पड़ेगा। तो गैस समीकरण क्या कहता है कि P1 V1 बटा T1 अगर करेंगे तो वो अगले गैस का जितना भी आप बदल लेंगे तो P2 V2 T2 निकलेगा, है ना? यही तो था गैस का समीकरण, यही तो कह रहा था कि गैस में बदलाव आप लाइए, उसकी मात्रा अगर निश्चित है तो P1 V1 और T1, P1 V1 बटा T1 करेंगे तो जो K का मान आएगा वही K का मान यहां पर भी आएगा, P2 V2 बटा T2 करेंगे तो हमने उस समीकरण का इस्तेमाल यहां पे किया है। अब क्या करना है? अब बस कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा यहां पे अलग दिखाने के लिए यहां पे एक लाइन खींच लें और फिर सवाल को बनाएंगे। तो यहां पे क्या करना है, बस अब हमें देखिए T2 का मान चाहिए। T2 का मान चाहिए तो T2 को अलग कर लेते हैं, इधर ला लेते हैं और बाकी सारी की सारी चीजों को इधर भेज देते हैं। तो अब इसको दिमाग में कीजिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, इसको बार बार यहाँ पे स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा सोचिए कि T2 इधर है, आप सोचिए T2 इधर है तो बाकी की सारी चीजें इधर हैं। अब इधर की सारी चीजें इधर आएंगी तो जो इधर गुणा है ऊपर है वो नीचे चली जाएगी और जो नीचे है वो ऊपर आएगी। तो इसका मतलब P2 V2 के साथ T1 गुणा हो जाएगा और नीचे P1 V1 चला जाएगा और T2 इधर है। ठीक है, तो ये हमने सब एक जगह पे कर लिया और T2 बराबर, अब हम लोग यहाँ पे मान डाल देंगे सबका। तो P2 का मान है 950 मिलीमीटर। उसके बाद V2 का मान है 400 सीसी। उसके बाद T1 का मान है 300 केल्विन। अब आगे P1 कितना है 760 सीसी, और V1 कितना है 1000 सीसी। तो एक सेकेंड, ये सीसी नहीं होगा, ये मिलीमीटर होगा। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, कभी कभी गलती हो जाती है। तो अब ये क्या है, देखिए ये कट गया, मिलीमीटर मिलीमीटर कट गया, सीसी सीसी कट गया, हमें जो चाहिए था तापमान वो केल्विन रह गया है। अब क्या करें? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शून्य काट देते हैं, ये नीचे से 1000 कट गया, ये 3 शून्य कट गए, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 1 शून्य कट गया। अब
ये एक शून्य, ये इधर का एक शून्य काट देता है, सारे के सारे शून्य आपने निकाल दिए। अब ये देखिए 95, क्या ये 19 के टेबल में 5 बार में कटता है और ये 19 4 बार में कटता है ना। तो और ये 4 और ये 4 कट गया, तो बचा कितना, 5 गुना 30, यानी जो T2 है वो है 150 केल्विन। ठीक है, और अब आगे का काम आसान है। देखिए ये कैपिटल T2 निकला है, अगर आप चाहें तो, ज़रूरी नहीं है आपको डिग्री सेल्सियस में उत्तर देना, लेकिन क्योंकि सवाल में आपको डिग्री सेल्सियस में शुरुआती तापमान दिया गया था, तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में निकाल के दे सकते हैं। तो आपको अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान निकालना है तो स्मॉल T2 जो निकलेगा वो 150 माइनस 273 आपको करना है। और आप क्या करेंगे, आप 273 से 150 माइनस करके बाकी का सामने में माइनस बैठा देंगे, तो कितना होता है 50 और 150 और 73, 123 माइनस डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, माइनस 123 डिग्री सेल्सियस। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल विस्तार से। तो देखिए मात्रा हमारे लिए स्थिर है और प्राथमिक अवस्था क्या है, 760 मिलीमीटर दबाव है, आयतन है 1000 सीसी, तापमान है 300 केल्विन का। अब आगे याद रखिएगा, हमेशा ये तापमान केल्विन में बदलना बहुत ज़रूरी है, अगर केल्विन में दिया नहीं गया है तो, नहीं तो सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो अंतिम अवस्था क्या है, अंतिम अवस्था में दबाव 950 मिलीमीटर है, आयतन 400 सीसी है, और जो तापमान है वो पता लगाना है। हमारा जो सवाल है वो गैस समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2 हम होता है, हमें पता है गैस समीकरण के हिसाब से। अब आगे यहाँ पर T2 का मान निकाल लेना है। T2 का मान ऐसे निकलेगा, और सारे के सारे मानों को बैठा दीजिए। सबको बैठाने पर जैसा कि मैंने आपको बताया था 150 केल्विन निकलेगा। 150 केल्विन का अगर डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है तो माइनस 123 डिग्री सेल्सियस आता है। तो इस तरह से हमें पता है कि अंतिम अवस्था में गैस का जो तापमान होगा वो माइनस 123 डिग्री होगा। तो ये गणितीय प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये वाला प्रश्न मैंने इसके पहले भी आपको कराया है, और आप पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गैस का माइनस 30 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 750 सीसी है, मतलब यह हो गया। स्थिर दबाव, ध्यान दीजिए, स्थिर दबाव पर इस गैस को गर्म करने पर आयतन 1000 सीसी हो जाता है। गैस का अंतिम तापक्रम कितना है। यहां पे आप ध्यान दीजिए कि दबाव स्थिर है, और दबाव स्थिर कौन से नियम में होता था, बॉयल के नियम में होता था। यानी जो बॉयल के नियम वाला क्लास है उसमें मैंने ये आपको सवाल कराया था। तो यहाँ पे मैंने आपको फिर से ये सवाल क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एक बहुत मज़ेदार बात दिखानी है, और वो ये कि सवाल चाहे बॉयल के नियम पे आधारित हो या चार्ल के नियम पर आधारित हो, अगर आप गैस समीकरण लगा रहे हैं तो वो हर सवाल पर लागू होता है। ठीक है, मतलब मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये देखा है कि उनको बहुत बार परेशानी होती है सवाल पहचानने में कि वो कौन से नियम पर उसको बनाए, बॉयल का नियम कि चार्ल का नियम। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि बिना समझे ही सवाल को बनाने की कोशिश की जाती है। अगर आपने अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं की है तो ये इस तरह की परेशानियां आ सकती है आपको। अगर आपको कभी भी इस तरह की परेशानी आए तो आप कुछ नहीं, बस इस लेसन में से इस समीकरण को याद रखिए, और जब भी आपको गैस के कोई भी सवाल मिलेंगे, गैस में बदलाव आने के, तो आप
आंख बंद करके बस गैस समीकरण को लगाइए, आपका सवाल बनेगा। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि बॉयल के नियम पर ये बनाया जा रहा है या चार्ल के नियम पर। ये सिर्फ ये, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए कि मैं बिना समझे ही सवाल को करने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को समझने में अगर परेशानी हो रही है तो ये आप कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको ये सवाल, जो कि मैंने इसके पहले बॉयल के नियम पर आधारित सवाल को इस तरह से करके बताया था, इसको मैं चार्ल के नियम पर सॉरी, इसको मैं गैस के समीकरण पे करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आंसर वही निकलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी गैस का तापमान ये तो दिया गया है -30 डिग्री सेल्सियस है, आयतन 750 है, स्थिर दबाव, दबाव स्थिर है, पर इस गैस को गर्म किया गया है तो आयतन ये 1000 सीसी हो गया। अंतिम तापक्रम ज्ञात करना है। मतलब यहां पे मात्रा जो कि हमें बताई नहीं गई है स्थिर है, फिर भी हम लोग मान लेंगे कि वो स्थिर है। मात्रा स्थिर है और दबाव भी स्थिर है। ठीक है, ये दबाव भी स्थिर है। अब यहां पर हम प्राथमिक अवस्था में क्या गैस में हो रहा है वो देखेंगे। तो प्राथमिक अवस्था में गैस की हालत क्या है? प्राथमिक अवस्था में सबसे पहले दबाव लिख लेते हैं, कितना है? दबाव हमें पता नहीं है, मतलब दबाव स्थिर है। तो दबाव स्थिर है तो एक बात मान लेते हैं कि दबाव P है। ठीक है, मतलब स्थिर, स्थिर दबाव, इसको P बोल देते हैं। और आयतन कितना है? आयतन है 750 सीसी। तापमान कितना है? -30 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ 273 जोड़ेंगे, इतना केल्विन। अब इधर आ जाइए अंतिम अवस्था में। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है। देखिए, जो दबाव है वो बदला है क्या? नहीं बदला है, वो तो स्थिर है। मतलब जो दबाव पहले था वही दबाव यहां पर भी है। क्यों? क्योंकि ये तो स्थिर है, तो बदला ही नहीं, है ना? तो ये स्थिर है। अब नया आयतन कितना है? नया आयतन है 1000 सीसी। और तापमान कितना है? तापमान पता लगाना है, तो शुरू करते हैं। तो इसको यहां से थोड़ा सा अलग कर लें और हमारा गैस समीकरण इस तरह से होता है। अब हमें क्या चाहिए? T2 चाहिए। तो T2 इधर लाएंगे, बाकी सब का सब उधर उस तरफ चला जाएगा। तो इधर का सब कुछ उधर गया तो नीचे T1 है वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर ये है तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे मान बैठाइए, कुछ नहीं, आंख बंद करके पूरा का पूरा मान यहाँ पे बैठाइए। P2 का मान कितना है? P बैठा दीजिए। V2 का मान 1000 सीसी। और T1 कितना है? ये बैठ गया। अब P1 का मान कितना है? फिर से P ही है, और उसके साथ V1 बैठ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे, ये CC कट गया। अब देखिए मजेदार बात, ये P कट गए। ठीक है, वो तो स्थिर था, वो कट के निकल गया। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपका सॉरी, ये स्थिर दबाव है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे गलत बताया था आपको। ये बॉयल का नियम नहीं, ये चार्ल का नियम था। ये चार्ल के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये दबाव सारे के सारे कट गए और कट के निकल गए, तो T2 का मान अब इसमें से निकालिए आप। इसमें से निकालेंगे तो क्या होता है? ये ये कट गया शून्य, ये 25 बार में
कटेगा तो 4 बचा रहेगा, ये 25 बार में कटेगा तो 3 बचा रहेगा, और ये 3 इधर काटेंगे तो इतना आता है ना। और अब इसको करेंगे तो 324 केल्विन आता है। और अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लेके जाना चाहूँ तो 324 माइनस 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो 273 अब इसको माइनस करेंगे तो ये 51 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो देखा आपने, ये पहले वाला वही आंसर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। मतलब क्या हुआ, सारे के सारे गैस के समीकरण, सारे के सारे सवाल जहां पे गैस में बदलाव आ रहे हैं वो सारे सवाल आप गैस समीकरण से बना सकते हैं। अब आपका काम ये है कि आपने मेरे साथ जो प्रैक्टिस किया है वो तो किया है, आप वापस अपने बॉयल के नियम पर आधारित जो लेसन मैंने आपको कराया है वहाँ पे जो सवाल आपको बॉयल के नियम पर आधारित फॉर्मूले से कराया है उसको आप गैस समीकरण से कीजिए। चार्ल के नियम पे आधारित जो सवाल कराए हैं उसको भी आप गैस के समीकरण से कीजिए, और देखिए कि आपका ये जो आंसर है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, जब कभी आपको स्थिर दबाव दिया जाएगा तो आप उस दबाव को P मान लीजिए और अगले अंतिम अवस्था में भी P रखिए। अगर आपको तापमान स्थिर रखने के लिए बोला जा रहा है तो आप प्राथमिक अवस्था में तापमान को T मान लीजिए और अंतिम अवस्था में भी तापमान को T ही रखिए। तो इस तरह से आप जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सवाल आराम से बन रहे हैं। ठीक है, तो शर्त वही है कि आप समझ के कीजिए इसको। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ल का नियम और बॉयल का नियम कहाँ लगता है, तो ये बहुत आसान तरीका होता है उससे, मतलब गलती से बचने का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मात्रा स्थिर है, दबाव भी स्थिर है, और प्राथमिक अवस्था में दबाव जिसको P1 के हिसाब से दिखाया जाता है, जो प्राथमिक दबाव है वो स्थिर होने के कारण उसको हमने P मान लिया, और आयतन 750 सीसी, तापमान 243 केल्विन, यहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस को बदल के ला लिया गया है। अब अंतिम अवस्था में जाएंगे तो जो दबाव है वो तो स्थिर है, वो तो P ही रहेगा, आयतन 1000 सीसी, और तापमान को निकालना है। और इस सवाल को हम लोग गैस समीकरण के अनुसार कर रहे हैं, तो गैस समीकरण के हिसाब से आप T2 को निकाल लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब इधर आ जाएगा। अब बाकी मान आप बैठा दीजिए, सब कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये शून्य कट गया, 25 इसको 3 बार में, 25 इसको 4 बार में, ये होता है तो 324 केल्विन। 324 केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है तो 324 से 273 माइनस कर दीजिए, 51 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरह से अंतिम अवस्था में गैस का जो तापमान होगा वो 51 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये गणितीय प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप वापस पिछले 2 भागों में जाइए, चार्ल के नियम में जो गणित कराए गए हैं उसको आप गैस समीकरण द्वारा फिर से बनाइए, देखिए आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं। बॉयल के नियम पे भी आधारित जो सवाल है उसको भी आप गैस समीकरण द्वारा बनाइए। तो यहाँ पे हमारा भाग 3 समाप्त होता है। अगर क्लास आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। अगले क्लास तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।